हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 4 स्टडी करेंगे। हम जानेंगे डिफरेंट मेथड्स के बारे में कि हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे टोटल 3 मेथड्स हैं, तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड, दैट इज व्हाट कॉल्ड वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलेंगे। तो इस प्रोडक्ट मेथड में जो हम कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले कैलकुलेट होता है GDP एट MP। इसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एट मार्केट प्राइस, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब आपने कहा सर इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपने आउटपुट करा बिस्किट्स का 1000 रुपीज के बिस्किट्स, बट आपकी कॉस्ट थी 800। तो आपने कितना वैल्यू ऐड किया? आपने 200 वैल्यू ऐड किया। तो हमने ये देखा कि कितना वैल्यू ऐड हुआ इकोनॉमी के अंदर। तो आपको मालूम होगा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को जोड़ लेते हैं नेशनल इनकम में, दैट इज ए प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इसलिए हमें वैल्यू एडिशंस को देखना होगा। वी हैव टू मेथड्स, या तो हम फाइनल आउटपुट की वैल्यू को लें या फिर वैल्यू एडिशंस को लें। तो हम यहाँ पे वैल्यू एडिशंस की बात करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो केवल इतना सही फॉर्मूला है आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालने का। अब पॉइंट आता है कि सर कई बार वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन ही नहीं होता है, तो क्या करेंगे हम? फॉर्मूला तो केवल इतना सही रहेगा, बट टॉक अबाउट अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है तो क्या होगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर गिवन नहीं है तो आप क्या करेंगे? दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। मतलब कितना सामान बिक गया और कितना बच गया जोड़ दीजिए, दैट कम्स वैल्यू ऑफ आउटपुट। आपने कहा सर चेंज इन स्टॉक गिवन नहीं हो तो चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। आपने कहा सर ओपनिंग स्टॉक को क्यों माइनस किया? क्योंकि वो स्टॉक पिछले साल का है। जो सामान बचा हुआ है उसमें से पिछले साल का हटाइए, तभी तो हमें पता चलेगा कि उस करंट ईयर का आउटपुट कितना है। तो कुल मिला के हमने जीडीपी एट एमपी को फाइंड आउट किया। आपने कहा सर कई बार एग्जाम में तो वो जीडीपी एट एमपी पूछते नहीं है, वो तो पूछ रहे हैं नेशनल इनकम निकालो। नेशनल इनकम क्या होता है? एनएनपी एट एफसी को हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम भी कहते हैं। तो वे नेशनल इनकम कैसे निकालोगे आप? दैट इज, यहां से मैंने क्या फाइंड आउट किया? जीडीपी एट एमपी फाइंड आउट किया। तो आप ग्रॉस से, अब देखो पहला वर्ड ग्रॉस है, ग्रॉस से नेट पे जाओगे तो क्या करोगे? माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे आओगे तो क्या करोगे? फॉरेन की इनकम जोड़ोगे, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आप ऐड करेंगे। और एमपी से एफसी पे जाओगे तो माइनस NIT। तो हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो कुल मिला के अगर उन्होंने बोला कि नेशनल इनकम निकालो, तो पहले आप क्या करोगे? पहले आप निकालोगे जीडीपी एट एमपी और बाद में उसको कन्वर्ट कर दोगे। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड वैल्यू एडेड मेथड। इसके अंदर इसकी कुछ प्रिकॉशंस भी हैं, तो प्रिकॉशंस जरूर कीजिए। इसमें इस चैप्टर में कुछ प्रिकॉशंस दे रखी हैं। जितने भी मेथड्स हैं उन सबके साथ प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। तो प्रिकॉशंस क्या हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें, तो जो सेकेंड हैंड गुड्स का प्रोडक्शन, नहीं, सेकेंड हैंड गुड्स की अगर सेल होती है इकोनॉमी के अंदर, तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि उस ईयर में ऐड हो चुकी थी जिस ईयर में वो प्रोड्यूस हुई। सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो वो ऐड होगा क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू एस्टिमेट हो सकती है। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि भी जो इंटरमीडिएट गुड्स को हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अगर उसको ऐड करेंगे तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है। तो डिफरेंट प्रिकॉशंस दे रखी है, तो आप वो प्रिकॉशंस पढ़ सकते हैं, एग्जाम में काफी आती है। नेक्स्ट हमारा मेथड है आपका इनकम मेथड। इनकम मेथड में हम क्या करेंगे? पहला कंपोनेंट है ए, दैट इज व्हाट कॉल्ड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के फर्दर 3 पार्ट हो जाएंगे, कंपनसेशन इन कैश, इन काइंड, और तीसरा हो जाएगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन पीएफ। पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड और सोशल सिक्योरिटी। अब जैसे इन कैश में क्या आएगा? इन कैश में आएगा लाइक वेजेस एंड सैलरी, बोनस, कमीशन,
डियरनेस अलाउंस, तो ये सब आता है एटसेट्रा। इन काइंड में क्या आएगा, लाइक फ्री अकोमोडेशन हो गया, फ्री ट्रांसपोर्ट हो गया, फ्री ट्रांसपोर्ट हो गया एटसेट्रा। तो आपका जो पहला कंपोनेंट होगा इनकम मेथड का वो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसको हम सैलरी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में ये और ये गिवन नहीं है तो इनको जीरो मान सकते हैं, बट आपका वेजेस होना चाहिए। बी आपका रहेगा ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के दो पार्ट हो जाएंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से फर्दर तीन हिस्से हो जाएंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रेंट, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी, और इससे क्या मिलेगा हमें, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के फर्दर तीन पार्ट हो जाएंगे। इसको देखो, अब आपको लगेगा सर ये तो बहुत टफ लग रहा है, टफ नहीं है वो। अगर आप इसको एक बार समझेंगे तो भाई आप सैलरी दे रहे हो तो सैलरी कैश में भी हो सकती है, आपको फ्री रहने के लिए मकान मिल सकता है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन मिल सकता है, प्लस जो प्रोविडेंट फंड होता है, प्रोविडेंट फंड होता है कि एक्चुअली आपकी सैलरी से कुछ हिस्सा कट होगा, और जितना कट होगा उतना ओनर और इंक्लूड करके गवर्नमेंट के ऑफिस में जमा करेगा, प्रोविडेंट फंड ऑफिस में। तो मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 है, 1,000 रुपये आपके कट हुए मान लीजिए, तो वहां कितने जमा होंगे, 1,000 जो जितने कट हुए उतने ऑनर और अपने साइड से मिलाएगा, तो वहां कितने जाएंगे, 2,000 रुपये। तो आपके कट हुए 1,000 और जमा हुए 2,000, तो इसका मतलब 9 आपको मिल गए, 2 वहां चले गए, तो टोटल 11 हो गया, तो 1,000 एक्स्ट्रा हो गया ना। वैसे तो आपकी सैलरी 10,000 थी, तो जो पीएफ कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर का है, किसका है, एम्प्लॉयर का, वो और जुड़ेगा। अच्छा, ऑपरेटिंग सरप्लस में अगर आप ऑपरेटिंग सरप्लस को याद नहीं रखना चाहें तो याद रखिए रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी। रॉयल्टी नहीं दे रखा है तो जीरो मान सकते हैं, एंड प्रॉफिट। तो प्रॉपर्टी से ये इनकम होती है और एंटरप्रेन्योरशिप से प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के तीन टुकड़े हो जाते हैं, कुछ कुछ तो वो बांट देगा, बांटेगा तो ऑनर, उसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर्स को, डिविडेंड। और डिविडेंड के बाद आ जाता है आपका कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब जो कंपनी टैक्स देगी। मान लो 100 रुपए की इनकम हुई, 100 रुपीज की, 100 की इनकम में से उन्होंने 20 रुपीज तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और देन 30 रुपीज का टैक्स दे दिया मान लीजिए, 50 बचा, और 50 को रख लिया, तो इसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग का एक और नाम भी होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसका एक और नाम भी होता है कॉर्पोरेट सेविंग। आप बोलेंगे बहुत सारे नाम है, हाँ, इनका मतलब एक ही है, कॉर्पोरेट सेविंग। डन। तो आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। पहला आपका कंपोनेंट हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा हो जाएगा मिक्स्ड इनकम। थर्ड सी इज मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे मान लीजिए कोई टेलर मास्टर है और उसने कोई जो क्लोथ को स्टिच किया, तो स्टिचिंग के पैसे आप देंगे, तो वो जो पैसे आप देंगे उसमें उसका मेहनत भी है, उसका वेज भी है, उसका प्रॉफिट भी है, उसका रेंट भी है, उसका इंटरेस्ट भी है, सब कुछ है। तो इसका मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की जो इनकम होगी दैट इज व्हाट कॉल्ड मिक्स्ड इनकम। तो हमने यहाँ क्या सीखा, पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस, और फिर मिक्स्ड इनकम। तीनों कंपोनेंट्स को अगर हम जोड़ दें, आपने बोला सर अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दे रखा हो और डिविडेंड भी दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, डिविडेंड को इग्नोर करना, क्योंकि प्रॉफिट में वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आपने कहा सर अगर ये दो दे रखे हैं और ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे रखा है, तो इन दोनों को इग्नोर कर दीजिए क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है। नेक्स्ट, अगर मैं अब इन ए प्लस बी प्लस सी कर दूं, ए प्लस बी प्लस सी, उसको हम बोलते हैं एनडीपी एट एफ सी, एनडीपी एट एफ सी। इसको हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। डन। अब आपको निकालना है, मान लो मैं एज्यूम कर रहा हूं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं, एन पी एट एफ सी। तो एन पी एट एफ सी कैसे निकालोगे, ये क्या है हमारा अभी जो निकला वो है एन डी पी एट एफ सी, एन डी पी एट एफ सी। तो देखिए पहला नेट सेम है, नेट, ये डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है, तो फॉरेन की इनकम जोड़ दीजिए, प्लस एन एफ आई ए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अब बाकी तो सारा सेम है। तो कुल मिला के हमने सीखा कि हम नेशनल इनकम कैसे बनाएंगे। तो आपको दो स्टेप्स में करना है, पहले आप निकालिए जो निकलेगा, क्या निकलेगा, एनडीपीएफसी, बाद में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम, नेशनल
इनकम। अब देखिए भाई, इसके भी कुछ प्रिकॉशंस हैं, जैसे मैंने यहाँ बोला इसके प्रिकॉशंस हैं, इनको याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिकॉशंस की बात करेंगे तो जैसे हम बात करते हैं कि इनकम मेथड के सर क्या प्रिकॉशंस होंगे, जैसे अगर मान लीजिए आपकी जो इनकम जनरेट हो रही है इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू है तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे। तो या जैसे मान लीजिए, देखिए बहुत सारी प्रिकॉशंस इन्होंने दे रखी हैं इनकम मेथड की भी अगर मैं बात करूं तो रुकिए जरा, मैं आपको बताता हूं। इनकम मेथड में जैसे इन्होंने बोला ट्रांसफर अर्निंग, ट्रांसफर अर्निंग को ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं ऐड करेंगे? क्योंकि वो वन साइडेड है, उसको कमाया नहीं गया है। देन उन्होंने बोला इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज भी इंक्लूड नहीं होगी। अब इलीगल एक्टिविटीज इंक्लूड क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसका कोई एस्टिमेट अवेलेबल नहीं है। और कमीशन, अब जो कमीशन पे करेंगे हम सेकंड हैंड गुड्स की बाइंग सेलिंग पे, देखिए सेकंड हैंड गुड्स की बाइंग सेलिंग ऐड नहीं होगी, बट सेकंड हैंड गुड्स की बाइंग सेलिंग पे अगर आपने कुछ कमीशन दिया है तो वो कमीशन नेशनल इनकम में ऐड होगा, क्योंकि वो करंट ईयर के अंदर आपने प्रोडक्शन किया है या करंट ईयर में इनकम जनरेट किया है। अच्छा, ऐसे ही अगर आपने शेयर्स या डिवेंचर्स या बॉन्ड्स को बाय सेल किया, हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बट उस पे जो कमीशन आप पे कर रहे हैं, ब्रोकरेज जो आप पे कर रहे हैं, ब्रोकरेज, तो वो नेशनल इनकम में ऐड होगी, क्योंकि वो इनकम जनरेट हुई है। विंडफॉल गेन्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ, जैसे लॉटरी की इनकम वगैरह। तो बहुत सारी प्रिकॉशंस हैं, तो वो आप स्टडी कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम डूज एंड डोंट्स, मतलब क्या इंक्लूड होगा और क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो अगले मेथड पे हम चलेंगे। नेक्स्ट मेथड हमारा रहेगा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हम बात करते हैं C+I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहला जो इसका कंपोनेंट होगा ए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे। आपने कहा सर अगर वहां पे केवल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है तो ये मान लीजिए कि उसके अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का है। इसका बी कंपोनेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन। इसके दो पार्ट हो जाते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और दूसरा हिस्सा हो जाता है इसका प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। अब जो चेंज इन स्टॉक होता है वो क्या होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, याद रखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक क्या होता है हमारा? चेंज इन स्टॉक। तो अगर मैं, अब देखिए ये और ये वर्ड सेम है, चेक करिएगा, ये और ये सेम है, केवल यहाँ फिक्स आ गया है। तो जब भी क्वेश्चन में फिक्स आ जाएगा तो आपको चेंज इन स्टॉक वहां पे क्या करना है? ऐड करना है। जब भी फिक्स वर्ड आएगा तो चेंज इन स्टॉक जुड़ेगा, तो जैसे ही चेंज इन स्टॉक जुड़ेगा तो ये फिक्स हट जाएगा, ये बन जाएगा। इसका एक और नाम भी होता है, इसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। आपने कहा सर अगर यहाँ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हो तब भी एक ही मतलब है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन हो, डोमेस्टिक वर्ड ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो, इसके दो पार्ट हो जाएंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज स्टॉक। अब आपको ये याद रखना है कि अगर फिक्स वर्ड नहीं है तो आपको चेंज स्टॉक को इग्नोर करना है, मतलब फिक्स नहीं लिखा हुआ है तो आप सोच लीजिए इसमें चेंज स्टॉक जुड़ा हुआ है। सी, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होगा? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको नेट एक्सपोर्ट नहीं दे रखा होता, वो दे रखा होता है नेट इंपोर्ट, तो आप साइन चेंज कर लीजिए, पॉजिटिव है तो नेगेटिव मानिए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव मानिए। अगर नेट इंपोर्ट है तो वो नेट एक्सपोर्ट बन जाएगा साइन चेंज होते ही। अब हम बात करेंगे ए प्लस बी प्लस सी क्या बनेगा, तो वो बनेगा GDP एट MP बनेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक। फर्स्ट मेथड प्रोडक्ट मेथड में भी GDP एट MP ही आता है, तो याद करना इजी रहेगा। यहाँ पे रहता है NDP एट FC, इसको डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। तो आपको मान लो निकालना है नेशनल इनकम, आपको निकालना है NNP एट FC निकालना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं। तो ये हमको फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? ग्रॉस से नेट बनाना है माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है प्लस NFIA, और MP से FC बनाना है माइनस NIT। तो ये हमने फाइंड आउट किया। बट अगर यहाँ पे ग्रॉस की जगह, यहाँ पे ग्रॉस की जगह नेट होता, या यहाँ ग्रॉस की जगह नेट होता, तो हम क्या करते? उस केस में निकलता तो यही, पर ग्रॉस नहीं होता, वो क्या हो जाता? और ऑप्शन दे रहा हूं मैं, क्या निकलता? NDP एट MP रहेगा, MP ही, पर नेट हो जाएगा, ग्रॉस नहीं रहेगा।
मार्केट प्राइस रहेगा। आपने सर एमपी क्यों रहेगा? क्योंकि जब हम प्रोडक्शन करते हैं और उसको हम मार्केट प्राइस पे ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मार्केट प्राइस में मतलब टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। तो ऐसे ही जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं वो भी हम मार्केट प्राइस पे करते हैं। तो आपको बनाना है नेशनल इनकम, एनएनपी एट एफसी बनाना है, दैट इज व्हाट कॉल्ड नेशनल इनकम। क्या बोलेंगे इसको हम? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? नेट नेट सेम है, तो प्लस एनएफआई माइनस एनआईटी, तो ये आप फाइंड आउट करेंगे नेशनल इनकम। इसमें भी कुछ प्रिकॉशंस हैं, जैसे एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऐड करेंगे, बट एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कर लिया तो डबल काउंटिंग है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मान लीजिए आपने सेकंड हैंड गुड्स पे एक्सपेंडिचर किया, तो उस पर जो ब्रोकरेज आपने ब्रोकरेज जो एक्सपेंडिचर है, ब्रोकरेज जो या कमीशन जो एक्सपेंडिचर, केवल वही ऐड होगा, क्योंकि वो सेकेंड हैंड गुड्स के लिए केवल उतना ही हम एक्सपेंडिचर मानेंगे नेशनल इनकम के लिए। या जैसे मान लीजिए कुछ और भी हैं आपका, देखिए मैं एक मिनट डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। जैसे हाँ, ये मैंने पहले बता दिया, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही इंक्लूड होगा। इसके अलावा सेकंड हैंड गुड्स का एक्सपेंडिचर, अच्छा आपको केवल ये नहीं बताना कि इंक्लूड होगा नहीं होगा, आपको ये बताना है क्यों। जैसे इन्होंने बोला है एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड, वो इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड गुड्स हैज ऑलरेडी बीन अकाउंटेड ड्यूरिंग द ईयर जब वो प्रोड्यूस हुई थी। ये मैं आपको पहले भी बताया पिछले उसमें प्रोडक्शन मेथड में कि जो सेकंड हैंड गुड्स हैं उनका एक्सपेंडिचर उस साल में कैलकुलेट हो चुका है जिस साल में वो प्रोड्यूस हुई थी। तो इसका मतलब है केवल उनके ऊपर दिया गया कमीशन ही ऐड होगा नेशनल इनकम में एज एक्सपेंडिचर। या फिर जैसे मान लीजिए आपने शेयर से डिवेंचर्स के ऊपर एक्सपेंडिचर किया, तो वो इंक्लूड नहीं होगा, बट उसके ऊपर जो ब्रोकरेज का जो खर्चा आपने किया है, क्योंकि वो केवल ओनली पेपर क्लेम्स हैं, तो उनके ऊपर जो ब्रोकरेज दिया है वही केवल नेशनल इनकम में ऐड होगा। या फिर जैसे ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, जैसे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप्स, गिफ्ट्स, ग्रांट्स वगैरह, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगे, कि जो वो एक्सपेंडिचर किया गया है वो वन साइडेड है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशंस आपको तीनों मेथड्स की करनी है, प्रोडक्शन मेथड का भी करना है, इनकम मेथड का भी, और एक्सपेंडिचर मेथड का भी। डूज एंड डोंट्स में काउंट होगा। केवल ये नहीं बताना कि इंक्लूड होगा नहीं होगा, आपको ये भी बताना है क्यों, क्योंकि मार्क्स फिर पूरे नहीं मिलेंगे। बाकी मैंने आपसे तीनों मेथड्स डिस्कस किए हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ये मुझे काफ़ी एनकरेजमेंट देगा। मैं आपको सारे वीडियोस अगले वाले चैप्टर्स के भी धीरे धीरे करके मैं अपने चैनल पे लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।